बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अब पाकिस्तान को छोड़कर लंदन जा चुके हैं और लंदन के अंदर भी एक तरफ एहतजाज शुरू है, लेकिन दूसरी तरफ काजी फायज ईसा के आखिरी दिन जो रियाज हनीफ राय एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक मुकदमा दायर किया हुआ है, दरख्वास्त दी हुई है काजी फायज ईसा पर। इनको अगवा किया गया था। जो दोस्त नए हैं उनके सामने हम पूरा बैकग्राउंड भी रखेंगे और अब इनकी क्या डिमांड है। क्योंकि पहले तो ये कह रहे थे कि काजी साहब को मुल्क से ना जाने दिया जाए और मेरा जो ये मुकदमा है इसके अंदर उनको शामिल तफ्तीश किया जाए। अब उसके बाद इन्होंने जो एक दरख्वास्त दी है जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भी, तो हम इनसे जानते हैं। सर, चूंकि वो वीडियो आपकी काफ़ी वायरल भी हुई, लेकिन फिर भी जो नए हैं उनके लिए बताएं कि आपका काजी फायज ईसा हाजिर सरबस थे, आखिरी दिन था पहले की, आपने एक दरख्वास्त दी हुई है उनके खिलाफ। ये दरख्वास्त है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने चैनल पे बुलाने का। आपके साथ प्रोग्राम किया, प्रोग्राम वायरल हुआ और उसके बाद काजी साहब फौरी तौर पर तुर्क लैंड के ऊपर मुल्क छोड़ के चले गए और वो फिर अब लंदन चले गए। और उनका जाने का अंदाज़ ऐसा है कि मियाँ साहब के आगे पीछे चले गए। अब वो दोनों दोस्त वहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे और अपने गम बांटेंगे। तो गम बांटेंगे या खुशियाँ बांटेंगे, खैर ये तो उनको पता है। तो जो मेरी दरख्वास्त थी, मैंने उसमें जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनको शामिल तफ्तीश किया जाए। और 6 जून 2023 को जो मैं अगवा हुआ था उसमें इनकी माँ पर हुआ था, इनकी फरमाइश पे हुआ था और ये मेरे मुल्ज़म हैं। और उस दरख्वास्त को प्रोसेस हुई, वो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब ने एसपी सदर साहब को मार्क की, अभी भी वो प्रोसेस में है। और बाद अज़ां मैंने उसके ऊपर एक इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त दी कि जनाब अच्छा, ये ये रिपोर्ट बताएं तलब कि की जाए। ये बुनियादी तौर पे आपका केस क्या है, काजी साहब का इसके अंदर क्या लेना देना है? वो तो जस्टिस थे, फिर वो चीफ जस्टिस थे। ये मैंने मेरे ख्याल में लास्ट व्लॉग में एक्सप्लेन किया, लेकिन दोबारा से बयान क्लियर देता हूँ कि हमारा ये था इशू कि हमने कंटेम्प्ट दायर की इनके ख़िलाफ़ कि इन्होंने ऑडियो लीक इंक्वायरी कमीशन का जो आर्डर था 5 रुकनी बेंच का, वो फ्रस्ट्रेट किया। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अगेंस्ट ये असेंबल हुए। ये आर्डर 26/5/2023 का आर्डर है। तो इन्होंने अगले दिन, हफ्ते का दिन था, इन्होंने स्पेशली फिर जो ये मीटिंग की और सहाफ़ी हज़रात को बुला के लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दिनों की जो रिपोर्टिंग है वो इस बात की शाहिद है। तो फिर ये मैंने जब कंटेम्प्ट दायर की तो पहले तो ये कंटेम्प्ट इन्होंने वापस की और फिर इन्होंने उसके ऊपर एक सुलह का एक यानी जेस्चर आपको दिखाया। अगवा किया गया था। जी आपका जी बुनियादी तौर पर यह है कि अगवा के अंदर काजी साहब का कोई रोल है। जी, इनकी फरमाइश पे अगवा किया गया ना जी, क्योंकि इससे पहले मैंने इनकी अपॉइंटमेंट चैलेंज कर रखी थी। बाद अज़ां कंटेम्प्ट दायर की, कंटेम्प्ट को पहले इन्होंने वापस किया। फिर यहाँ पे जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहीं पे गुलाब का पौधा लगाने के लिए दोनों हजरात आए। उमर अताब बंदयाल उस वक्त चीफ जस्टिस थे, ये उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इन्होंने बेलचा वगैरह पकड़ के जेस्चर दिया कि हमारी एक अच्छी आपस में यूनिटी है। सहाफ़ी हजरात से मुखातब करके काजी साहब ने कहा हमारे दरमियान इख्तलाफ नहीं है। मुझे एक जर्नलिस्ट ने कहा कि आपकी जो दरख्वास्त है उसको सुलह के लिए इस्तेमाल किया गया है। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, ये तो एक अच्छी बात है, मगर मैंने उसके बाद अपील दायर की। अपील को नंबर लगा 16 नंबर, और जिस दिन मैं अगवा हुआ उस दिन मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि जनाब वो मंगवाई जाए और उसके ऊपर समाअत की जाए। उन्होंने मुझे कहा जी ये बताएं कि आपने इसमें फ़रीक किसको बनाया। मैं क्या आपको पता है किसको फ़रीक बनाया? बहरहाल उन्होंने हेजिटेशन शो की यानी और उमर फिर अताब बंदयाल ने। जी, उमर अता बंदयाल ने, वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उन्होंने फिर यहाँ पे मुझे पार्किंग में किसी ने बताया कि जी आज आपने गिरफ्तार होना है, एक सहाफ़ी साहब ने। तो फिर मैं जब डबल रोड पे गया तो मुझे अगवा किया गया और 8 दिन मैं गैर कानूनी हिरासत में रहा। तो ये इनकी फरमाइश के ऊपर हुआ। नहीं, वो आप गैर कानूनी हिरासत में रहे या गिरफ्तारी डाली गई तो इनकी फरमाइश पे आपको किसने उठाया था? कोई आपको पता चला ही होगा। देखें ये तो जब तफ्तीश शुरू होगी तो पता चलेगा ना। ये हम्म। तो ये सामने आए, आके फेस करें, ये बताएंगे कि इन्होंने हुकूमती किस हल्के को से गुजारिश की और किन लोगों ने उठाया और क्या पे किस जगह पे रखा। ये सारी बातें तो यहीं से तफ्तीश का आगाज़ होना है और इन्हीं को जब पकड़ा जाएगा फिर ज़ाहिर है सारी की सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अच्छा, मजिस्ट्रेट को क्या दरखास्त दी आपने? मजिस्ट्रेट को हमने ये दरख्वास्त दी है कि 156(3) में आपके पास इख्तियार है कि आप इसका आर्डर कर सकते हैं। और आपने जो पहले आर्डर हुआ था जिसमें ये मुकदमा 407/2023 थाना रमना का अदम पता हुआ, उसमें आपने लिखा कि जब ये मुलज़म ट्रेस हो जाएगा तो फिर ये दोबारा दरख्वास्त दी जा सकती है। और ये इस वक्त पेंडिंग रखा जा रहा है, तो इसकी इजाज़त दी जाए पुलिस वालों को कि ये तफ्तीश करें। उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट मंगवाई हुई है पुलिस वालों से। अच्छा, अब ये बताएं कि काजी साहब को आपने उस दिन भी कहा कि शामिल तफ्तीश किया जाए, लेकिन इदारों ने, हमारी पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया और वो चले गए बैरून मुल्क। तो आप ये समझते हैं कि आपकी दरख्वास्त भी उसकी वजह है कि वो पाकिस्तान, एक तो लोगों का एक उनसे मोहब्बत है जिसकी वजह से पाकिस्तान छोड़ा है, तो आपकी दरख्वास्त भी एक वजह है? देखें दरख्वास्त, हाँ यस, ये वजह है। ये अब 3-4 वजूहात हैं जिसकी बिना पर पुलिस हेजिटेंट होगी। नंबर एक कि हुकूमत आज भी उसकी वफादार है और हुकूमत के ऊपर उसके एहसानात हैं। और दूसरा, जो बड़े को हाथ डालते हुए पुलिस कई दफ़ा सोचती है, हालांकि जो बड़े की सज़ा है वो भी बड़ी है। और इन्होंने ही असूल तय किए हुए हैं। स्टील मिल केस के अंदर ये प्रिंसिपल तय किया हुआ है कि higher is the responsibility, for that reason higher would be the accountability, and for that reason higher would be the punishment। और सूरह अहज़ाब की आयत 30 के अंदर भी यही है कि ए पैगंबर की बीवियों, अगर तुम गलती करोगी तो तुम्हारी सज़ा दुगनी होगी। और इन लोगों की तो सज़ा वैसे ही बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी बात ये है कि ये इसलिए भी हेजिटेंट होंगे कि जी आप वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, हालांकि उनको इंटरपोल के जरिए से तलब किया जाना चाहिए। यानी और आपकी ये डिमांड है कि काजी साहब को इंटरपोल के जरिए तलब किया जाए जी जी तलब और किया शामिल जाए और तफ्तीश शामिल की है? तफ्तीश किया जाए, इस वजह से अच्छा। कि ये आइंदा से इस दफ्तर को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। ये इख्तियारात इस्तेमाल करने के लिए है, ज़ाती दुश्मनियाँ निभाने के लिए नहीं है ये दफातर। और बाकी जो मिसालें आपके सामने हैं वो आपको पता है कि काजी मुस्तफ़ा काज़मी के अगेंस्ट भी इन्होंने ज़ातियात की। उसके अलावा बहुत सारे और लोगों के साथ ज़ातियात की, जिसमें मुस्तफ़ीन काज़मी बेचारे, तो उनकी हालत बड़ी जो है ना वो खराब बताई जा देखिए रही है। मुस्तफ़ा काज़मी को तो 780A की दरख्वास्त देनी चाहिए थी इनके खिलाफ कि जनाब मैं तो कोर्ट में था और 780A के इन्होंने एक दहशत फैला रखी है। और इस तरह से गलत तरीके से कि लोग अपना माफिया ज़मीर भी बयान ना करें। और अगर जजेस इस कदर दहशत फैलाएंगे कि खुद ही बातें करते रहें, तो फिर कौन सा जो साहिल है वो इनको आके अपना ग्रीवेंस बता सकेगा। साहिलान दूर दराज से आते हैं। ये एक दफ़ा प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। ये जजेस बड़े शौक से वकला के खिलाफ 780A कराते हैं, लेकिन क्या ये इनकी दहशत नहीं है कि ये जो खौफ हरास इन्होंने फैलाया हुआ है अदालतों में, उसकी वजह से करके लोग अपना माफिया ज़मीर भी खुलकर बयान ना कर सके। हालांकि कुरान पाक में है इन्नमा यस्तजीबून अल्लज़ीना यस्माऊन, ये सूरह नाम की आयत नंबर 36 है कि हक को जानते भी वही हैं जो सुनते हैं। और सुनना खुदा की सिफत है, और सुनना तो बहुत ही अदब से चाहिए। और ये सुनने के दरमियान जो है रुकावटें पैदा करते हैं और बात भी नहीं करने देते। और ये एक जनरल टेम्परामेंट है, खास तौर पे जो इफ्तिखार ज़दा अदलिया है उसका तो ये खासा इफ्तिखार है। ज़्यादा, ये क्या मतलब है? इफ्तिखार ज़दा मीन की जो इफ्तिखार चौधरी के भर्ती किए हुए जजेस हैं, उनका ही आजकल वो प्रिवेल कर रहे हैं। आपको पता है कि इफ्तिखार चौधरी आज भी असरअंदाज हो रहा है। और ये जिस दिन उनकी रिटायरमेंट थी जुमा के दिन, ये सुलह कराने के लिए यहाँ आए हुए थे। हालांकि क्रिमिनल शख्स जिसने 3 नवंबर का आर्डर जाली बनाया, जिसने रिटायरमेंट के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और लॉ डिवीजन से गैर कानूनी तौर पर 44 लाख रुपया उस गाड़ी की मेंटेनेंस का निकलवाया, उस गाड़ी का पेट्रोल के पैसे उसने निकलवाया, जिसका उसे हिसाब देना चाहिए। और इन तमाम जजेस की जो अपॉइंटमेंट है उसे इफेक्ट करके चला गया, गैर कानूनी करके चला गया। अच्छा, आपकी काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अपॉइंटमेंट है, जो इस वजह बनी आज ये सारा जो मामला आप कह रहे हैं, तो वो दरखास्त के अंदर आपकी क्या प्ली थी कि उनको क्यों अपॉइंट ना किया जाता और गैर कानूनी अपॉइंट किया गया? ये क्या दरखास्त थी आपकी? वो आज भी जिंदा है जी। वो सिविल रिव्यू पिटीशन 453/2018 है। और उसके जो ग्राउंड्स हैं वो ये हैं कि ये चीफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है मैंडेटरी थी 105 आइन की प्रोविजन के ताबे, वो नहीं हुई। उस वक्त एक्टिंग गवर्नर थे, उन्होंने इनका नाम फॉरवर्ड किया। दूसरा, डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट करने के आइन में प्रोविजन कोई नहीं है।
इनका जो यानी नोटिफिकेशन है, बलूचिस्तान के हाई कोर्ट के जब डायरेक्ट ये चीफ जस्टिस बने, जी जी वो इफ्तिखार चौधरी साहब की मेहरबानी से, उन्होंने जी शुक्रिया भी अदा किया है। जी जी 2009 में ये चीफ जस्टिस बने डायरेक्ट वहाँ के। उसका तरीकाकार ये होता है कि जब हाई कोर्ट खाली हो ना, तो 186A में कोई बाहर से ला के वहाँ पे जज लगाया जाता है, जिससे चीफ जस्टिस बनाया जाता है, फिर जज भर्ती किए जाते हैं। मगर वो प्रोसीजर बाईपास करके इसको डायरेक्ट जो है चीफ जस्टिस बना दिया। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट की गई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक स्टेज के ऊपर खाली हुई थी, तो इकबाल हमीदुर रहमान साहब को बाहर से ला के लगाया गया था, फिर जज भर्ती किए गए थे, और इस तरह से करके इनकी सीनियरिटी बननी थी। अब ये तरीका फॉलो ना करने से सीनियरिटी प्रिंसिपल वायोलेट हुआ है, क्योंकि मकबूल बाकर साहब जो है 2002 में भर्ती हुए, इनसे पहले की भर्ती है वो, ये 2009 में भर्ती हुए, लेकिन ये क्योंकि डायरेक्ट चीफ जस्टिस भर्ती हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में आके मकबूल बाकर साहब इनके जूनियर बन गए। और प्लस जो एक मजीद तकलीफ दे बात है, डायरेक्ट चीफ जस्टिस बनाने से इनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो मर्ज है वो इसमें पैदा हो गया, और वो मर्ज जो है वो मंसूर अली शाह ने अपने लेटर के अंदर बयान किया है। उसने लिखा है कि ही हैज फ्रैक्चर्ड द रिलेशनशिप ऑफ कोलीग्स, और इसने जो दोस्तों के दरमियान जो रिश्ते हैं, नाते हैं, वो तोड़े हैं। और आपको पता है कि जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था, 5 जजेस उसमें से गैर हाजिर थे, जिसमें मंसूर अली शाह भी गैर हाजिर थे। और मंसूर अली शाह साहब ने पैरा नंबर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि ये विंडिक्टिव है, ये बदला लेता है। और जब ये इसके बारे में बदनीयत होने की शहादत इनका एक अपना साथी जज दे रहा है, फिर तो इनको ज़रूरी था कि ये शामिल तफ्तीश होते और अपनी बदनीयती के बारे में सफाई देते कि भाई मैं बदनीयत नहीं हूँ, या मेरे बारे में जो भी है। ये कस्टर्ड यूनिट वाले ने, जो मुलाजिम ने, अवैस ने किया था, लानत हो आप पर। अब ये लानत जो है वो लंदन वाले लोग भी भेज रहे हैं, फराडी भी इसे कह रहे हैं, और ये इसका इस तरह से भाग जाना ये बहुत सारी शकूक व शुबहात को जन्म देता है। लिहाजा हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इंटरपोल के ज़रिए से इसको तलब किया जाए और ये तफ्तीश में शामिल हो। बाकी जो जजेस की अपॉइंटमेंट है 947/2021 CPLA है, वो अगर उठाते हैं और आइन और कानून को का साथ देते हैं, तो उसमें साबित हो जाएगा कि जो इफ्तिखार चौधरी ने भर्तियां की हैं उस सब में झुर्लू चलाया है। और 30/8/2010 को कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन 14/2010 सुनते हुए, 18वीं तरमीम वाले केस सुनते हुए इसने एक्सटेंशन दी, और उस एक्सटेंशन ने इलीगैलिटी पैदा की। उस एक्सटेंशन की बिना के ऊपर कोई प्रेसिडेंट की अप्रूवल ना हुई, ना कोई ओथ लिया गया, ना ये 18वीं तरमीम वाला प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, और इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो फर्दर परमानेंस है, या जो इनकी एक्सटेंशन है, उसके बाद 2010 के बाद 8 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम आई थी, वो सारे के सारे नोटिफिकेशन कलअदम होंगे और वो गैर कानूनी नोटिफिकेशन। जी, बहुत शुक्रिया रियाज हनीफ राय साहब, ये बड़ी आम चुके इनका अपडेट थी आपके लिए, चूँकि ये समझते हैं कि काजी साहब को यहाँ शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, लेकिन अब भी जो इदारे हैं, अगर रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में होता तो उनकी डिमांड भी है कि इंटरपोल के ज़रिए काजी फायज़ ईसा को पाकिस्तान लाया जाए, और इनके अगवा के मुकदमे के अंदर, जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और उसके बाद मुस्तफ़ीन कादमी साहब से भी जिस तरह बदला दिया गया, बहरहाल तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।